स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डूइंग टुडे? आई एम होपिंग दैट यू आर डूइंग वेल। जी तो स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम यूनिट नंबर 1 फिज़िक्स का कंप्लीट कर चुके हैं और यूनिट नंबर 1 की आज हम एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज में हम एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। इसके अलावा हम कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से एक बात बता दूं आपको, जो कि आप बच्चों का कंसर्न भी है, यानी कि काफ़ी बच्चों का सवाल था। कमेंट सेक्शन में बच्चे पूछ रहे थे कि सर जी हम पहले चैप्टर के कौन से लॉन्ग और शॉर्ट याद करें। तो एक बात तो याद रखें कि अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 में वीडियो लेक्चर में जितना भी मैंने आपको करवाया है, तो उसमें मैं आपको साथ-साथ डेफ़िनेशंस मार्क करवा देता था। लेकिन अब हम जब एक्सरसाइज़ करेंगे तो आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा कि हमारे पहले चैप्टर के कौन से लॉन्ग बनते हैं और कौन से शॉर्ट हैं, जो इम्पोर्टेंट भी हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक्सरसाइज़ के बाद आपकी ये सभी जो है चीज़ें कवर होंगी। तो आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी मार्क करवा दूँगा। तो पहले हम एमसीक्यूज़ देखते हैं। जैसे कि आप पेज नंबर 24 पर देख सकते हैं, हमारा जो पहला यहाँ पे एमसीक्यूज़ है, द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन सिस्टम इंटरनेशनल आर। तो आप सबको मालूम है कि बेस यूनिट्स कितने होते हैं सिस्टम इंटरनेशनल में, 7 है। तो आपके पहले एमसीक्यूज़ का ऑप्शन सी है। सेकंड पे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट अ ड्राइव यूनिट। तो इनमें से कौन सा ड्राइव यूनिट नहीं है? तो आपको मैंने बेस और ड्राइव यूनिट करवाए थे, तो उसके मुताबिक हमारे पास किलोग्राम जो है ये ड्राइव नहीं है। ये हमारे पास एक बेस यूनिट होता है जो कि मैस का है। तो इसी वजह से इसका ऑप्शन आप बी लगाएंगे। थर्ड वाले एमसीक्यूज पे आए, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज मेजर्ड इन। तो हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट है वो क्या होता है? नंबर्स के हवाले से तो मोल है, जिसका ऑप्शन डी है। उसके बाद नंबर 4 पे अगर आप आएँ, एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रो सेकेंड इज़ इक्विवेलेंट टू। 200 माइक्रो सेकेंड जो है ये किसके इक्वल होता है? तो ये मैंने आपको प्रीफिक्सेस वाले टॉपिक में करवाया था। अभी मैं आपको ये समझा भी देता हूँ कि इसका क्या ऑप्शन हम लगाएंगे। ये देखें ज़रा यहाँ पे कॉपी पे, 200 माइक्रो सेकेंड में हमें पता है कि माइक्रो जो है वो 10 की पावर -6 के इक्वल होता है। तो मैं इसको यहाँ पे ओपन कर दूंगा, ठीक है, इस प्रीफिक्सेस को। ये वाला सेकंड मैं एज इट इज़ वैसे लिख देता हूँ। अब हमें पता है कि मैं इस 200 को भी 10 की पावर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 लिख दूँगा। इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट हमें पता है कि लास्ट में होता है। हम इस पॉइंट को जब 2 और 0 के दरमियान में यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जब हम पॉइंट लेके आएंगे तो 2 इंटू 10 की पावर +2 हो जाएगा। -6 पहले से मौजूद है, -6 और +2 करेंगे तो आंसर -4 आ जाएगा। तो 2 इंटू 10 की पावर -4 सेकंड हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। और अगर हम इसको यहाँ पे बुक पे देखें तो ये हमारे पास ऑप्शन सी है। ओके, ऑप्शन सी। अब हम नंबर 5 वाले एमसीक्यूज़ को देखते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। तो इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? हमने ना सिर्फ इन नंबर्स को देखना है, बल्कि हमने साथ इनके प्रीफिक्सेस को भी चेक करना है। क्योंकि अमूमन बच्चे ये देखते हैं जी सबसे छोटी वैल्यू ये वाली लग रही है तो वो इसको टिक करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो मिलीग्राम, ये माइक्रो है और ये नैनोग्राम साथ लिखा हुआ है, एन नैनोग्राम। तो प्रीफिक्सेस के मुताबिक नैनो की पावर सबसे कम होती है, यानी कि 10 की पावर -9। तो इसी वजह से हमारे पास ये सबसे छोटी वैल्यू है। अगरचे इसके साथ 5000 लिखा हुआ है, लेकिन नैनो क्योंकि हमारे पास सबसे छोटा प्रीफिक्सेस है, इसकी पावर 10 की पावर -9 होती है। तो इसी वजह से हम ये वाली वैल्यू पे टिक करेंगे, डी ऑप्शन। नंबर 6 वाले एमसीक्यूज को देखते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ द मोस्ट सूटेबल टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब। तो किसी भी टेस्ट ट्यूब का इंटरनल डायमीटर निकालने के लिए सबसे बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? तो डेफिनेशन भी मैंने आपको बताया था। वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर दोनों निकाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी है। अब आप नेक्स्ट अगले पेज पे आएँ तो यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यूज़ में क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट जो है वो एक वायर का डायमीटर मेजर करता है, जो कि 1.032 सेंटीमीटर आता है। वर्नियर कैलिपर से की मदद से इसने ये डायमीटर वायर का निकाला है। वो कहते हैं आप बताएँ कि ये वैल्यू का हमारे पास कितने डिजिट तक जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, यानी कि हम श्योर हैं कि ये वैल्यू बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए हमें, आपको याद होगा मैंने टॉपिक आपको कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला भी करवाया था और मैंने आपको उसमें बताया था कि इंस्ट्रूमेंट का जितना लीस्ट काउंट होता है हमारे पास, उस इंस्ट्रूमेंट से जो हम रीडिंग लेते हैं वो भी उसी के मुताबिक आती है। अब हमें पता है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर होता है। ये देखें यहाँ पे ऊपर भी लिखा हुआ है। तो इसके मुताबिक पॉइंट के बाद तो 2 डिजिट होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट को ही कंसीडर करेंगे, यानी कि 1.03 सेंटीमीटर। और हमें कैसे पता चला? क्योंकि लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का
0.01 सेंटीमीटर है और पॉइंट के बाद हम 2 डिजिट को ही कंसीडर करते हैं। तो दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पे 7वें एमसीक्यूज़ का ऑप्शन जो है वो सी होगा, करेक्ट ऑप्शन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 8 वाला। तो मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू मेजर, तो हमें पता है कि वॉल्यूम मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। मेजरिंग सिलेंडर जो होते हैं, हमने इस टॉपिक में किया था कि मेजरिंग सिलेंडर का काम किसी भी चीज़ का वॉल्यूम मेजर करना होता है। अब 9 वाले एमसीक्यूज़ में अगर हम आएँ तो 9 वाले एमसीक्यूज़ में वो कह रहा है जी हमारे पास एक ग्लास शीट की थिकनेस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से ली गई है वैल्यू। मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास 3 आती है, जबकि कोइंसाइडिंग लाइन जो है यहाँ पे दी हुई है, ये देखें 8 डिवीजन्स। ठीक है, आप अपनी बुक पे चेक कर सकते हैं। तो कोइंसाइडिंग लाइन 8 है। तो सर्कुलर अब हमने देखना ये है कि हमारे पास इस ग्लास शीट की जो एक्चुअल वैल्यू है, जो थिकनेस है, वो क्या होगी। तो माइक्रोमीटर स्क्रू में गेज की मदद से हम इसको मेजर करेंगे। मेन स्केल रीडिंग गिवन है, कंसाइडिंग लाइन गिवन है। तो इसका ऑप्शन वैसे तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ऑप्शन बी है, लेकिन किस तरह से ये होगा ये देखिए मैंने यहाँ पे भी किया है। मेन स्केल रीडिंग 3 दी हुई है, कंसाइडिंग लाइन 8 में उन्होंने बताई हुई है स्टेटमेंट में। अगर आप थिकनेस निकालना चाहते हैं तो इसका फार्मूला मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। चाहे आप थिकनेस निकाल लें, चाहे आप ज़ीरो एरर निकाल लें, ठीक है, या डायामीटर निकाल लें, तो जो प्रोसीजर होता है वो सेम ही रहेगा। मतलब कि मेन स्केल रीडिंग प्लस जो हमारे पास सर्कुलर स्केल रीडिंग है, दोनों को ऐड करने से हमारे पास थिकनेस आ जाती है। तो मेन स्केल रीडिंग जैसे कि हमें पता है 3 दी हुई है। सर्कुलर स्केल जो रीडिंग है या जो वर्नियर स्केल रीडिंग होती है, उसको कैसे निकालते हैं? कोइंसाइडिंग लाइन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होता है। जब हम इसको कोइंसाइडिंग लाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.08 आ जाएगा। अब आप इसको 3 में ऐड करेंगे तो 3.08 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास जो है ये थिकनेस की वैल्यू आ जाएगी और आपकी बुक के ऊपर ये ऑप्शन गिवन है। उसके अलावा 10th वाले में पूछ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हमारे पास होते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है। तो ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। तो 10th वाले का ऑप्शन सी है। ओके, ये तो हो गए हमारे एमसीक्यूज़। अब हम देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़, गिव 3 एग्जांपल इन ईच केस। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। ये जब हमने टॉपिक किया था बेस और ड्राइव वाला, स्टार्ट में हम आते हैं। ओके, तो ये देखिए ज़रा, यहाँ पे बेस और ड्राइव क्वांटिटीज़ की डेफिनेशंस दी हुई हैं। मैंने आपको कहा था कि आप ये वाली भी याद कर सकते हैं, ठीक है, या आप इन 2 पैराग्राफ को मुकम्मल तौर पर कर लें, क्योंकि इसमें एग्जांपल भी गिवन है इनकी। 3-3 एग्जांपल आपने बतानी यहाँ पे। 7 इसमें कुछ 7-8 एग्जांपल यहाँ पे भी दी हुई हैं। तो आप कोई सी 3 एग्जांपल, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम आप कर सकते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल आप करें और डेफिनेशंस में आप ये वाली डेफिनेशन भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ये पूरा पैराग्राफ दोनों में करना होगा। तो ये बेस और ड्राइव क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन या इनका डिफरेंस आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर है फर्स्ट वाले शॉर्ट क्वेश्चन का। आप ये वाली कर लें याद, या ये वाली, दोनों में से कोई एक आपको करनी है, दोनों नहीं करनी। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें पिक आउट द बेस यूनिट्स इन द फॉलोइंग, तो आपको सिर्फ बेस यूनिट्स को पिक करना है। तो बेस यूनिट कौन से हैं इनमें से? हमें पता है बेस क्वांटिटीज़ का। तो बेस क्वांटिटीज़ के जो बेस यूनिट हमने पढ़े थे उसके मुताबिक किलोग्राम एक बेस यूनिट है, मोल एक बेस यूनिट है, अम्पेयर एक बेस यूनिट है जो करंट का होता है, मीटर जो है ये एक बेस यूनिट है, केल्विन एक बेस यूनिट है। तो ये जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किए हैं ये सारे बेस यूनिट हैं, ठीक है, जो हमने टॉपिक कवर किया था उसके मुताबिक ये बेस यूनिट है, आप इनको मार्क कर लें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाइंड द बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव क्वांटिटीज। वो कहते हैं कि आपके पास ये जो ए बी सी डी 4 क्वांटिटीज़ ये ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। वो कहते हैं आप बताएं ड्राइव क्वांटिटीज़ में कौन सी बेस क्वांटिटीज़ शामिल हैं। मतलब कि ये जो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं किन बेस क्वांटिटीज़ से मिलकर बनी हुई हैं। और अगर आपको याद हो, मैंने ड्राइव क्वांटिटीज़ का जब आपको टॉपिक करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि ड्राइव क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ से मिलकर ही बनती हैं। तो हमने देखना है कि किस तरह से इनके अंदर बेस क्वांटिटीज़ मौजूद हैं। तो इसके लिए इनका फार्मूला हमें ओपन करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं आपको ये सवाल जो है एक अलहदा पेज पे समझा भी देता हूँ, आप इसे नोट भी कर सकते हैं क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही अहम है। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखें कि जब भी ये सवाल आएगा तो ज़रूरी नहीं कि आपको ए बी सी डी सभी के लिए उन्होंने यानी कि पेपर में पूछें कि आप सभी के जो है ना वो बेस क्वांटिटीज़ बताएं। वो कोई सी 2 भी आपको दे सकते हैं। जैसे कि आप स्पीड का सबसे पहले उन्होंने कहा था स्पीड के अंदर कौन सी बेस क्वांटिटीज़ हैं। तो हमें स्पीड का पहले फार्मूला ओपन करना पड़ेगा। तो स्पीड का फार्मूला होता है स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस ओवर टाइम में अगर हम देखें तो टाइम तो हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है। तो एक बात तो यहाँ से बिल्कुल आसानी से पता चल गई है कि टाइम जो है वो बेस क्वांटिटीज़ है स्पीड के फार्मूला में।
इसी तरह डिस्टेंस जो है, हमें पता है कि डिस्टेंस को हम लेंथ भी कह सकते हैं। डिस्टेंस ज़ाहिर सी बात है लेंथ में ही मेजर किया जाता है, और लेंथ एक बेस क्वांटिटी है। तो इसका मतलब है कि स्पीड के फार्मूला में दो ही बेस क्वांटिटीज़ आ रही हैं, लेंथ एंड टाइम। तो ये देखें आप, मैंने यहाँ पे लिखा है सो स्पीड इन्वॉल्व टू बेस क्वांटिटीज़। अब नेक्स्ट वॉल्यूम के बारे में ऑप्शन बी में दिया हुआ था, अगर आप अपनी बुक पे भी देखें तो वॉल्यूम का पहले हम फार्मूला ओपन करते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। अब अगर हम देखें तो तीनों ही एक किस्म की लेंथ ही हैं, क्योंकि जब भी हम वॉल्यूम मेजर करते हैं, जैसे कि सपोज़ करें ये क्यूब है, तो इसकी जब हम बात करेंगे वॉल्यूम मेजर की, तो लेंथ, विड्थ या हाइट जो है, वो सभी एक किस्म का डिस्टेंस है या एक लेंथ ही हमारे पास होती है। तो इस फार्मूले के अंदर हमारे पास एक ही बेस क्वांटिटी है जो कि है लेंथ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सो वॉल्यूम इन्वॉल्व्स वन बेस क्वांटिटी, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं लेंथ। ठीक है, क्योंकि तीनों के अंदर हमारे पास कॉमन चीज़ लेंथ ही है। और जब हम वॉल्यूम के यूनिट की बात करते हैं तो वो मीटर, क्योंकि क्यूब होता है। और मीटर क्यूब जो है किस तरह से आएगा, अगर 3 मीटर आपस में मल्टीप्लाई हैं, और मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का। तो दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पे एक ही बेस क्वांटिटी है। अब हम तीसरी चीज़ फार्मूला देखते हैं, फोर्स के अंदर कितनी बेस क्वांटिटीज आती हैं। तो फोर्स का पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मैस मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन एम मल्टीप्लाई ए। अभी आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं मालूम, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर है, बाद में हम इसको डिटेल में देखेंगे। अभी सिर्फ आप फार्मूला याद रखें। तो फोर्स का फार्मूला होता है एम मल्टीप्लाई ए। यहाँ पे मैस, ये तो हमें यहाँ से पता चल गया कि एक बेस क्वांटिटी इसमें मौजूद है, लेकिन ये जो ए है ये खुद एक हमारे पास बेस क्वांटिटी है। तो हम इसको भी मज़ीद ओपन करेंगे, मतलब कि इसका फार्मूला भी हम मज़ीद जो है वो ओपन कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी ओवर टाइम, यानी कि वी ओवर टी। अब हमें यहाँ से फिर अंदाज़ा हो गया कि टाइम भी जो है वो एक बेस क्वांटिटी है। तो दो क्वांटिटी हम यहाँ पे पहले से निकाल चुके हैं, लेकिन अब वेलोसिटी को देखें तो ये भी एक ड्राइव क्वांटिटी है, हमें इसको भी मज़ीद ओपन करना पड़ेगा। तो मैं इस वेलोसिटी का फार्मूला जब ओपन करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डी ओवर टाइम हमारे पास आ जाएगा। अब हम इस टी और टी को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो टी स्क्वायर बन जाएगा, डी हमारे पास ऊपर वैसे ही रह जाएगा। अब अगर आप इस पूरे फार्मूले में देखें तो हमारे पास कोई भी अब ऐसी वैल्यू या कोई क्वांटिटी नहीं है जिसको मज़ीद ओपन करना पड़े, क्योंकि अब सारी बेस ही क्वांटिटीज़ हैं। मैस एक बेस क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लेंथ भी कह सकते हैं, ये भी बेस क्वांटिटी है, और टाइम भी बेस क्वांटिटी है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सो फोर्स इन्वॉल्व थ्री बेस क्वांटिटीज़, मैस, लेंथ एंड टाइम। मैस, लेंथ एंड टाइम। तो ये हमारे पास इस तरीके से फार्मूला ओपन करके हम ईजीली बेस क्वांटिटी को सर्च कर सकते हैं कि इस एक्चुअल में ये फोर्स और ड्राइव क्वांटिटीज़, इसके अंदर कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ आ रही हैं। ठीक है, मैं एक दफ़ा आपको दोबारा बता देता हूँ। पहले आप फार्मूला ओपन करेंगे, फार्मूला ओपन करने के बाद आप देख लेंगे कि अगर आपके पास कोई बेस क्वांटिटी आ गई है, आप उसको वैसे ही यहाँ पे रहने दें, और जो ड्राइव आती है उसका फार्मूला मज़ीद ओपन करेंगे। ठीक है, और उसको मज़ीद ओपन करने के बाद जब हमारे पास फाइनल में क्वांटिटीज़ ऐसी आ जाएंगी जो कि बेस होंगी, तो हम वहाँ पे उसको स्टॉप करेंगे और नीचे लिख देंगे कि इसके अंदर इतनी क्वांटिटीज़ हैं बेस। ठीक है, अब अगर आप देखिए लास्ट में वर्क का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स को अभी हमने देखे ना, यहाँ पे ओपन किया था फार्मूला फोर्स का, तो ये चीज़ आप वैसे ही यहाँ पे लिख दें। ठीक है, ये देखिए सारी चीज़ मैंने जैसे पहले ऊपर फोर्स की हमने निकाली है वो मैंने वैसे ही यहाँ पे लिख दिया है। ये डी मैंने साइड पे लिख दिया है। अब ये दोनों डी आपस में मल्टीप्लाई होकर डी स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, तो वर्क का हमारे पास ये एक फार्मूला बन जाएगा क्वांटिटी के हवाले से, मैस मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर ओवर टाइम का स्क्वायर। अब ये मज़ीद अब इसको आप मतलब कि ओपन नहीं कर सकते या इसको मज़ीद कैरी नहीं कर, क्योंकि अब ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ आ चुकी हुई हैं। ठीक है, अब इनमें कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं है जो कि ड्राइव हो। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे वर्क के अंदर भी तीन ही बेस क्वांटिटीज़ हैं, यानी कि मैस, लेंथ एंड टाइम। तो ये हमारे पास था 1.4 का आंसर। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी के ऊपर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एस्टिमेट योर एज इन सेकंड। तो सेकंड में आपने अपनी एज एस्टिमेट करनी होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको लहदा से ये देखें पेज के ऊपर मैंने ये सोल्व किया है। तो सबसे पहले तो आपको एज को सपोज़ करना होता है कि आपकी एज कितनी है। आप सपोज़ करते हैं 15 ईयर्स एज है, तो इसको अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब कि आप इस 15 ईयर्स को देखना चाहते हैं कि सेकंड में ये कितने बन जाएंगे। तो एज इन सेकंड कैसे निकालेंगे। आप 15 ईयर्स को पहले तो देखेंगे एक साल में कितने दिन होते हैं। तो एक साल में 365 दिन हम लिख लेते हैं यहाँ पे, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और इसके बाद फिर एक घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये सारी कन्वर्जन आप एक ही दफ़ा मल्टीप्लाई करवा दें, मतलब कि पहले आप साल, फिर दिन, फिर
देखते हैं कि आवर्स कितने होते हैं एक दिन में, फिर मिनट्स एक आवर में कितने हैं, एंड देन सेकंड एक मिनट में कितने होते हैं। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेकंड आ जाएंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। हमारी एज जो 15 ईयर्स थी वो अब सेकंड में कितनी बनेगी, तो ये हमारे पास वैल्यू। अब अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के बाद देखें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4.7304 इंटू 10 की पावर 8 सेकेंड हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ जाएगा। तो ये 1.5 का आंसर है। ठीक है, आप सब बच्चे ये 15 ईयर्स ही सपोज कर लें, हाँ 14 भी आप ले सकते हैं। अगर आप 14 लेंगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ 14 लिखना है, बाकी सारा वैसे ही रहेगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब नेक्स्ट अगर देखें तो एक क्वेश्चन मैं आपको और मार्क करवा देता हूँ, उसके बाद बाकी जो है मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊँगा। व्हाट रोल सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। तो साइंस की फील्ड में सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट का क्या रोल है, पेज नंबर 5 पर इसका आंसर गिवन है। तो पेज नंबर 5 पर अगर आप आते हैं, ये देखें पेज नंबर 5 जी। तो इसमें हमारे पास ये इसका आंसर होगा, with the development in the field of science and technology, the need for a commonly acceptable system of units was seriously felt all over the world, particularly to exchange scientific and technical information। तो इसमें यही बात लिखी हुई है कि साइंस की फील्ड में जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांसमेंट की तरफ जाती गई, तो क्या हुआ कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने ये ज़रूरत महसूस की कि हम जो है वो एक यूनिट्स का एक सिस्टम जो है वो डेवलप करें। तो पूरी दुनिया के अंदर फिर ये जो यूनिट्स का सिस्टम था ये मुतारफ़ करवाया गया, और मकसद यही था कि हम जितनी भी साइंटिफिक और इन टेक्निकल इंफॉर्मेशन है इसको आसानी से शेयर भी कर सकें और समझ सकें, ताकि पूरी दुनिया में जब एक ही एक्सेप्टेबल सिस्टम होगा तो सबको समझने में भी आसानी होगी। तो यूनिट्स जो हैं ये साइंटिफिक फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा अहम है। इससे ना सिर्फ हमें क्वांटिटी को समझने में मदद मिलती है, बल्कि जो हमारा कंसेप्ट है चीज़ों को लेके वो बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये था हमारे पास कि आजकल जो सिस्टम इंटरनेशनल है इसका क्या रोल है। तो ये आप इसका आंसर जो है वो याद रखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी मार्क करवा दूँगा। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।